आपके पास रेंट लिया, आपका प्रीमिसेस को वो रेंट पे लिया था, तो डेफिनेटली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको फेस करना पड़ेगा। जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, लीगल इशू या लीगल डिस्प्यूट जो भी होगा वो आपको फेस करना पड़ेगा। सो इसीलिए ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इसी को अगर कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसी कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के आपको ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको रेंट पे देना चाहिए कोई भी कंपनी को। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है जो कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टी ओनर है उनका क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑलरेडी दूसरे एक वीडियो में डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ओनर, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनर, उसके लिए हम लोग डिस्कस किया था। अभी आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोगों का जो प्रॉपर्टी ओनर कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं और कॉमर्शियल जो टेनेंट है उसके लिए ये क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ब्रोकर या कॉमर्शियल लैंडलॉर्ड के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, आज ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और मुझे लगता है कि पूरा वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो देखने के बाद ये आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चैलेंजेस एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर के लिए है और इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हम लोग सिर्फ वीडियो में प्रॉब्लम ही नहीं बताएंगे, सिर्फ चैलेंजेस नहीं बताएंगे, चैलेंजेस के बाद क्या सॉल्यूशन हो सकता है और कितना सिंपल सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी आपको डेफिनेटली हम लोग शेयर करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि पूरा वीडियो को आप लोग देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो के देखने के बाद आप लोग पूरा इसका जो सॉल्यूशन है, मैं जो अभी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, इस सारे प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एक सिंपल क्लिक से, एक सिंपल सॉल्यूशन विद इन फ्यू मिनट्स। आज का जो पार्ट है, आज का जो टॉपिक है वो है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर कॉमन चैलेंजेस। ये इमेजेस जो देख पा रहे हैं इसमें से बहुत अच्छे से ये क्लियर है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ऑलरेडी कॉमन प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग ये जो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक एक करके मैं बताते जाऊंगा और डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली चैलेंजेस क्या क्या होता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है टेनेंट बिजनेस आइडेंटिटी नॉट वेरीफाइड। यस, जो सपोज जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर, वो उसके पास कौन आएगा, उसके पास कोई नहीं आएगा जो रेसिडेंस, जो एक डोमेस्टिक पर्पस के लिए टेनेंट जो आता है बेसिकली रहने के लिए, ऐसे नहीं आएगा। उसके पास वही पर्सन आएगा जो कंपनी चलाता है, कंपनी रन करता है। वो हो सकता है स्मॉल लेवल कंपनी, वो हो सकता है कोई एमएसएमई, मिड लेवल या कोई लार्ज लेवल कंपनी हो सकता है। जो भी हो, कोई भी कंपनी हो जो कंपनी आ सकता है, या कोई कमर्शियल शॉप्स हो सकता है, प्रॉपर्टरशिप एक फार्म हो सकता है, प्रॉपर्टरशिप फार्म हो सकता है, पार्टनरशिप फार्म हो सकता है, एलएलपी फार्म हो सकता है, कुछ भी फार्म हो सकता है जो कंपनी आता है रेंट के लिए, क्योंकि उसका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और उसके लिए आपको रेंट देंगे। तो अभी जो कंपनी आता है वो कंपनी अगर वेरीफाइड नहीं हो, आपको पता ही नहीं है, वो बोला कि मेरा कंपनी का नाम है XY प्राइवेट लिमिटेड, मैं आपका ये जो प्रीमिसेस है वो प्रीमिसेस को मैं रेंट पे लेना चाहता हूँ। तो अभी जो प्रीमिसेस को वो रेंट पे लेने वाला है और वो जो कंपनी का नाम बताया है वो नाम आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको बोला कि मैं आपका जो भी रेंट है मैं देने के लिए रेडी हूँ, तो आपके साथ मैं एग्रीमेंट आप करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, तो मैं उसमें मैं इस मंथ से या कल से मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि ये जो कंपनी वो चलाएगा, ये कंपनी का कोई नाम है या नहीं है, अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो पता ही नहीं है। हो सकता है ये फेक कंपनी है, कोई फेक कंपनी हो जिसका कोई एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, उसका कोई आरओसी से कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। या तो क्या हो सकता है, वो शेल बिजनेस हो सकता है। मतलब शेल बिजनेस मतलब उसका सपोज सिर्फ पेपर्स में सिर्फ बिजनेस है, पेपर्स में उसका सिर्फ बिजनेस एक नाम है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है, उस कंपनी का कोई उस कंपनी का कोई एसेट नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी रिसोर्स नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि ऐसे कंपनी क्यों रेंट पे लेगा। डेफिनेटली ऐसे कंपनी रेंट पे लेता है, किस लिए मैं आपको बोल देता हूँ, इसका रीज़न क्या है। सपोज ये जो फेक कंपनी होता है, आपका जो प्रीमिसेस वो लेंगे, वो प्रीमिसेस को वो अच्छी तरह से डेकोरेशन करके, उसका कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ दिखा के मार्केट से बहुत सारे पैसे उठाएंगे।
और वो बोलेंगे देखिए मेरा ऑफिस यहाँ पर है, आप लोग आएंगे, आप लोग देख सकते हैं आके कि हम लोग का इतना ऑफिस में इतना कुछ है। वो सिर्फ टेम्प्रोरी एक टेम्प्रोरी डिज़ाइन वो बनाता है, एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाता है, टेम्प्रोरी वो दिखाता है सिर्फ दिखाने के लिए, और मार्केट से बहुत सारा पैसा लेके वो 6 महीने में चला जाता है। तो अगर 6 महीने में वो कंपनी जब चला जाएगा तो आपका जो प्रीमाइसेस है, कमर्शियल प्रीमाइसेस, उसका जितना भी लीगल कॉन्सिक्वेंस है वो आपको फेस करना पड़ेगा। आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि सचमुच वो कंपनी, जो कंपनी के नाम पे वो बोल रहे हैं, उस कंपनी का सही है, ऐसे कंपनी के एग्जिस्ट करता है, उस कंपनी का एसेट क्या है, उस कंपनी का क्या डायरेक्टर्स है या नहीं है, उस कंपनी अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स कौन कौन है, उसका क्या पार्टनरशिप कोई एग्रीमेंट है, ये सारा कुछ आपको पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको वो प्रीमिसेस देना है। या तो शेल बिजनेस अगर है तो वो दिखा सकता है कि हाँ मेरे पास तो पेपर्स है, देखिए मेरे पास पेपर्स, लेकिन उसका एसेट नहीं है, तो आपको वो भी वेरिफिकेशन करना है कि सचमुच उसके पास कोई एसेट है, वो सचमुच कितने साल से बिजनेस रन कर रहा है, उसका कोई लीगल मतलब वैलिड वेबसाइट है, इसका कोई वैलिड मेल आईडी है जिसमें वो लोग काम करते हैं, उसका कोई रिव्यू है, गूगल में कुछ रिव्यू है, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा, नहीं तो आप लीगल कॉन्सिक्वेंस में फंस सकते हो। दूसरा है जीएसटी नॉट एक्टिव और कैंसल्ड, मतलब वो जो कंपनी है जो एक्टिविटी नहीं करता है, सिर्फ नाम का कंपनी है, वो जीएसटी भी नहीं भरेगा क्योंकि उसका जीएसटी का कोई उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो जीएसटी वो लोग नहीं नॉट एक्टिव करते, मतलब जीएसटी एक्टिव नहीं होता है उसका। और जीएसटी अगर जीएसटी बना भी लेता है, सपोज वो कंपनी रन करने के लिए जीएसटी वो बना भी लिया, वो कैंसिल नहीं होता, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो जीएसटी रिटर्न भी वो नहीं देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो भी जीएसटी का नोटिस वगैरह सारा कुछ आपके ऊपर, मतलब आपके एड्रेस के ऊपर आता है, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सारा हेडेक, सारा बर्डन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी तो 6 महीने के बाद ऐसे ही चला जाएगा, वो टेम्पोररी आया था आपके लिए, तो वो चला जाएगा, फिर फेस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एड्रेस में सारा नोटिस वगैरह जो भी है आएगा, क्योंकि वो जब रेंट लिया तो आपका ये एड्रेस सारा जगह पे वो मेंशन करेंगे। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टर और पार्टनर आइडेंटिटी अनक्लियर, मतलब ये जो कंपनी होता है, जो फेक कंपनी होता है, उसमें डायरेक्टर और जो भी आपका ये पार्टनर होता है उसका आइडेंटिटी वो डिस्क्लोज नहीं करते, वो फेक आइडेंटिटी होता है, वो फेक कंपनी बनाता है। तो उसमें जो भी आपका डायरेक्टर या पार्टनर होता है वो वो ऐसे लोग एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो दिखाता है कि ऐसे नाम पे है, ऐसे नाम पे है, लेकिन वो ऐसे लोग होता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो ये सब चैलेंजेस जब होता है तो क्या 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 फेस करना पड़ेगा आपको, डेफिनेटली पुलिस और लीगल एक्शन ऑन ओनर, मतलब जो कंपनी, तो वो कंपनी का वो तो भाग गया, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। अभी आपके पास रेंट लिया, आपका प्रीमिसेस को वो रेंट पे लिया था, तो डेफिनेटली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको फेस करना पड़ेगा, जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है, लीगल इशू या लीगल डिस्प्यूट जो भी होगा वो आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और इसी को अगर कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसी कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के आपको ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रेंट पे देना चाहिए कोई भी कंपनी को। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी पर्पस। ये क्या है मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी पर्पस, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रीमिसेस को लिया है, और जब वो प्रीमिसेस को लिया है तब बोला कि मुझे ये प्रीमिसेस लेना है, सपोज एक ऑफिस बनाना है, सपोज एक ऑफिस के लिए मैंने लिया, लेकिन वो ऑफिस के लिए वो प्रीमिसेस लिया है, फिर वो क्या एक रिटेल शॉप बना लिया, या हो सकता है एक रिटेल शॉप बनाने के लिए उन्होंने उसका आपका प्रीमिसेस को रेंट पे लिया है, लेकिन वो रिटेल शॉप नहीं बनाया, सपोज वो ग्रोसरी शॉप के लिए या कुछ भी दूसरा कुछ शॉप के लिए वो आपका प्रीमिसेस को लिया है। अभी देखा है कि वो ग्रोसरी शॉप नहीं बनाया, वो दूसरा कुछ एक्टिविटी, दूसरा कुछ एक ऑफिस बना के कुछ दूसरा कुछ काम कर रहे हैं। तो आपका जो प्रीमिसेस है, जिस पर्पस से आपका लिया था, मतलब जिस पर्पस को बोला था, जो उनका ऑब्जेक्टिव था, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव, उनको जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो जो भी बोला था आपको, वो ना करके दूसरा कुछ बिजनेस अगर जब करेंगे तब हो जाता है वो मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी, और इसका पर्पस बहुत बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है एग्जैक्टली ये लोग क्या
कर रहे, क्योंकि ये लोग तो बोला था कि वो एक रिटेल शॉप डालेगा, लेकिन ये रिटेल शॉप नहीं डाल के कुछ ऐसे टेबल चेयर लेके कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर लेके लैपटॉप लेके क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। और कल कुछ इंसिडेंट हो जाता है और ये लोग चला जाता है, फिर आपको फेस करना पड़ेगा ये सब प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम मैंने बोला कि कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, फिर ये लोग अगर कुछ मार्केट से कुछ पैसा लेते हैं या कुछ दूसरा कुछ क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम जैसे क्राइम हो सकता है, दूसरा क्रिमिनल कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो उसमें, क्योंकि आपने सारा कुछ देख के उनको रेंट पे दिया था। यही हम लोग सोच लेंगे, मतलब पुलिस कोर्ट यही सोच लेता है, तो डेफिनेटली इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो मिसयूज़ होता है, मतलब ये जो आप प्रीमिसेस देते हो इसमें बहुत सारे मिसयूज़ होता है, जो कंपनी या जो बोलते हैं वो लोग एग्जैक्टली वो लोग नहीं करते हैं, तो ये एक चैलेंजेस है। तो इसमें आप देख रहे हो कि कैसे होता है और इसका रिस्क क्या है। इसमें म्यूनिसिपल पेनल्टी, लाइसेंस कैंसिलेशन, ये सब हो सकता है। मतलब आपका जो प्रीमिसेस है, मतलब कॉमर्शियल, जो आपने प्रीमिसेस को कॉमर्शियली कन्वर्ट किया था, तो म्यूनिसिपल क्या करेगा, जब ऐसे आपका इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज़ चलेगा, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको पेनल्टी हो सकता है, पेनल्टी का नोटिस आ सकता है, पेनल्टी देना पड़ सकता है, ये हो सकता है। या तो आपको लाइसेंस, आपका जो कॉमर्शियल लाइसेंस है वो कॉमर्शियल लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो भी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर या कमर्शियल लैंडलॉर्ड, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को पहले सोचना पड़ेगा कि सचमुच में जब मैं बिज़नेस मेरा जो प्रीमिसेस है अगर रेंट पे दूंगा, तो ये सब सारा कुछ सही है नहीं सही है। जो बिज़नेस बोल रहे हैं वही बिज़नेस वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। सपोज आपको बोला है कोई कि आपके प्रीमिसेस में मुझे एक ग्रोसरी शॉप डालना है, तो उनको ग्रोसरी शॉप के लिए आपको परमिशन देना है। अगर देखोगे कि वो ग्रोसरी शॉप नहीं करके वो बोलेगा कि नहीं, मुझे तो ग्रोसरी शॉप मैंने बोला था आपको पहले, लेकिन अभी मुझे ग्रोसरी शॉप नहीं बनाना है, मुझे एक कपड़ा का दुकान बनाना है, मतलब गारमेंट्स का दुकान, तो आप उसको एंटरटेन मत करो। आप बोलो कि नहीं भाई, आप बोले थे ग्रोसरी शॉप के लिए रेंट लेंगे, आप ग्रोसरी शॉप करोगे तो मैं ये प्रोसीड करूँगा, मैं आगे एग्रीमेंट में जाऊँगा। अगर आप गारमेंट्स का शॉप, अगर गारमेंट्स का कुछ बिजनेस अगर कर रहे हो अगर करते हो बोल रहे हो, तो मैं उसको एंटरटेन नहीं करूँगा। तो जो बिजनेस के लिए वो बोलेंगे आपको, उसी बिजनेस होना चाहिए। दूसरा कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर ये लोग करने वाले हैं, तो उसी टाइम में आपको स्टॉप करना है उस बिजनेस को, अदरवाइज आपका प्रीमिसेस को बहुत मिसयूज हो सकता है, और इतना मिसयूज होगा कि आप लीगल कॉन्सिक्वेंस में फंस जाएंगे। आप सारा दिन कोर्ट और पुलिस स्टेशन में आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अभी आप हम लोग नंबर 3 स्लाइड पे जा रहे हैं, जीएसटी एंड कंप्लेंट्स इश्यूज। इसमें क्या होता है, टेनेंट यूजेस ओनर एड्रेस फॉर फेक जीएसटी। अभी क्या है कि जो कमर्शियल ओनर है, मतलब जो जिसका प्रॉपर्टी है कमर्शियल ओनर प्रॉपर्टी, क्या करते हैं, जीएसटी उसी प्रॉपर्टी के एड्रेस में वो लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, अभी ये लोग जीएसटी अगर नहीं देते, जीएसटी का कुछ इशू होता है, तो जीएसटी का, मैंने फिर से बोला, जीएसटी का नोटिस आपके एड्रेस पे आएगा, क्योंकि ये लोग जो जीएसटी का जो एड्रेस दिया था, जीएसटी जब वो लोग जीएसटी एंट्री किया था, जीएसटी का फाइल बनाया था, तो अब जीएसटी का नाम लेने के टाइम में आपका ही एड्रेस वो लोग यूज किया था। अगर उस बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होता है, जीएसटी रिटर्न नहीं ठीक तरह से नहीं होता है, या जीएसटी फाइलिंग टाइम पे नहीं होता है, जितना भी नोटिस है वो आपके एड्रेस पे आएगा, और वो लोग अगर भाग जाता है, चला जाता है, तो सारा जीएसटी का जो कंप्लायंस का इशू है वो आपके ऊपर आ जाएगा। तो आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है। सो आपने देखा कि मैंने बोला कि जीएसटी नोटिस जो है वो फिर ओनर के एड्रेस में आता है, तो ये सारा कुछ एक बहुत प्रॉब्लम होता है। और जीएसटी का जो है, जब जीएसटी आपके कंपनी, अगर आप ये सब लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो आप क्या करोगे, आप सोच रहे हो कि अभी क्या करना है, तो मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन इसमें बोल सकता हूँ कि आप जब भी जीएसटी का ऐसे इशू देखेंगे, आपको पहले ये सब सचमुच अच्छे से आपका बिजनेस जो भी, मतलब रेंट पे ले रहे आपका बिजनेस, जो भी बिजनेस हो टेनेंट का, वो बिजनेस का वेरिफिकेशन कीजिए। और अगर आपके एड्रेस पे वो जीएसटी लेता है, सचमुच आपके एड्रेस पे जीएसटी लेता है विथ योर परमिशन, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकता है, वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आप जब
आप वो आपके एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जब शिफ्ट कर रहे हैं वो कंपनी को, तब जीएसटी का जो सेटलमेंट होता है एड्रेस शिफ्ट वो करके ही फिर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर आपके एड्रेस पे वो कंटिन्यू जीएसटी का नोटिस आते रहेगा। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, और ये सब कुछ अगर आप देख नहीं पा रहे हो, इतना आपको सपोज होता है, बहुत सारे काम होता है, तो उसके लिए हम लोग आपको हेल्प करेंगे इसके लिए कि कौन सा कंपनी को कैसे वेरिफिकेशन करना है, उसका जीएसटी ठीक तरह से है या नहीं है, जीएसटी फेल है या नहीं है, या जीएसटी एक्टिव है या इनएक्टिव है, क्या है, सारा डिटेल्स हम लोग देख के आपको दे सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग बाद में आ रहे हैं और भी, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग प्लीज़ नोट कर लेना। और क्या होता है, रॉन्ग बिजनेस एक्टिविटी डिक्लेयर्ड। यस, रॉन्ग बिजनेस एक्टिविटी डिक्लेयर्ड मतलब जब जीएसटी हो या ट्रेड लाइसेंस हो, उसमें ना आपको हमेशा जो कॉमर्शियली जो लेते हैं उसको एक बिजनेस ट्रेड नेम देना पड़ता है, या बिजनेस एक्टिविटी क्या है देना पड़ता है। अभी सपोज मैंने दिया कि मेरा बिजनेस एक्टिविटी जो है वो है ट्रेनिंग पर्पस में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक मैंने दिया है, कंप्यूटर ट्रेनिंग पर्पस में मैंने कंपनी लिया है, लेकिन मैं आपके प्रीमिसेस के ऊपर एक रिटेल शॉप बना लिया, एक ग्रोसरी शॉप बना लिया, तो फिर क्या हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब मैंने कंपनी बनाया था, जब कंपनी का ट्रेड नेम जो दिया था या एक्टिविटी दिया था कि कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर या कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन मैंने जब आपका प्रीमिसेस जब लिया, जब मैंने जीएसटी सारा कुछ किया, तब मैं रॉन्ग बिजनेस एक्टिविटी में कर रहा हूँ, तो फिर उसमें आपका ट्रबल होगा, क्योंकि जब वो छोड़ देंगे बिजनेस या जब कोई प्रॉब्लम होगा, तब आपका जो उनका जो बिजनेस का जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और इसके चार्जेस जो है वो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपके प्रीमिसेस में वो कर रहे हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा उसका एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी क्या है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है, मुझे कैसे पता चलेगा उसका बिजनेस एक्टिविटी क्या है? उसमें ट्रेड लाइसेंस में मेंशन रहता है कि उसका बिजनेस एक्टिविटी क्या है, जीएसटी में मेंशन रहता है उसका बिजनेस एक्टिविटी क्या है, और उसी बिजनेस एक्टिविटी को आपको अलाउ करना है। दूसरा कोई बिजनेस एक्टिविटी को आपको एंटरटेन नहीं करना है। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि दूसरा कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। इसका रिस्क क्या हो सकता है? टैक्स स्क्रूटनी एंड लीगल नोटिस। डेफिनेटली लीगल नोटिस आएगा आपके ऊपर, टैक्स स्क्रूटनी हो सकता है, उसमें बर्डन आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट और कैम चार्जेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है फॉर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्यों? बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, क्योंकि अभी जो रेसिडेंशियल जो होता है, रेसिडेंशियल पर्पज से जो लेता है ना, उसका रेंट होता है 20,000 10,000 ऐसे। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का हमेशा रेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसका क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक प्रीमिसेस भी वो होता है, उसमें बहुत सारा चार्जेस भी लगता है, क्योंकि वो कॉमर्शियली कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों को पता होगा कि कॉमर्शियल कन्वर्टेड प्रॉपर्टी कितना वैल्यूएबल होता है। अभी वो अगर नॉन पेमेंट करता है, मतलब पेमेंट ठीक तरह से नहीं देते, तो आपका जो भी आपका लायबिलिटीज है, आपका जो भी डेली बजट है, मतलब मंथली जो बजट है, वो बजट को आप मीट नहीं कर पाओगे, तो आप सफ़र करोगे, फिनेंशियली आपको सफ़र करना है। तो इसीलिए डिलेड और पार्शियल पेमेंट जब करता है, तब आपको ठीक तरह से अगर पेमेंट नहीं मिलेगा, तो आपका क्या होगा, फिनेंशियली जो फ्लो है, वो फिनेंशियल फ्लो आपका घटते जाएगा, या फिनेंशियल फ्लो में बहुत सारा दिक्कत आएगा। तो और कॉमन कैम जो होता है, कैम चार्जेस मतलब कॉमन एरिया मेंटेनेंस, ये क्या होता है, सपोज बहुत बड़ा एक बिजनेस पार्क है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, उस बिजनेस कॉम्प्लेक्स में वो जो सपोज आपने 100 ऑफिस को आपने ऐसे डेकोरेशन करके आपने दिया है, वेल फर्निश्ड 100 ऑफिस को। अभी ये बिजनेस पार्क में जितना भी आपका जितना ऑफिस है, सपोज उस बिजनेस पार्क में 1000 ऑफिस है, और उसमें से 100 ऑफिस आपका है, तो 100 ऑफिस के ऊपर एक टोटल कैम चार्जेस लगते हैं, मतलब कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस। ये कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस क्या होता है, जैसे आपका जो बिजनेस जो ले रहे, बिजनेस जो कर रहे, वो जो लिफ्ट यूज कर रहे, लिफ्ट का चार्जेस हो सकता है, लॉबी का चार्जेस हो सकता है, उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका चार्जेस हो सकता है, उसमें जो वाटर कनेक्शन है उसका चार्जेस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉमन एरिया चार्जेस होता है जो चार्जेस आपको देना पड़ेगा। वो चार्जेस वो जो मेन जो बिजनेस पार्क है, बिजनेस पार्क का ओनर, आप किसको रेंट दिया है पता, उनको वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सोचेगा नहीं, वो आपसे कैम चार्जेस लेगा। अभी कैम चार्जेस अगर आप
आपके आप जिसके साथ रेंट एग्रीमेंट किया है, कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट किया है, आप अगर वो कैंप चार्जेस नहीं ले सकते तब वो डिस्प्यूट आपके ऊपर आएगा और आपको वो कैंप चार्जेस देना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो सो इसीलिए आपको वेरिफिकेशन करके अच्छा बिजनेस वाले जो होता है, जो ठीक तरह से पेमेंट करते हैं, उसी को आप पेमेंट कीजिए, उसी को आप रेंट पे दीजिए। सो आपको ये सब प्रॉब्लम में ना फंसे आप। एंड यूटिलिटी चार्जेस, ये भी एक है। यूटिलिटी चार्जेस मतलब जो वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं या जो भी अदर्स जो यूटिलिटीज़ है वो यूज़ कर रहे हैं, उसका भी एक चार्जेस होता है। वो भी चार्जेस वो शायद नहीं देगा। जब नहीं देंगे तो सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। सो इसमें रिस्क क्या होता है? कैश फ्लो डिस्टर्बेंस। डेफिनेटली मैंने जो बोला कि जो कैश फ्लो होता है, जो फिनेंस फ्लो होता है, कैश फ्लो होता है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। और उसमें आप क्या करोगे? आप उसमें इतना आप फिर क्रेडिट में चले जाओगे। आपको क्रेडिट में चलाना पड़ेगा क्योंकि आप उनका बर्डन आप ले रहे हो, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑन टाइम पेमेंट करना है। क्यों पेमेंट करना है आपको ऑन टाइम? क्योंकि आपका जो प्रीमिसेस है, ये कॉमर्शियल प्रीमिसेस है, इसका कॉमर्शियल लाइसेंस जो है वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक आप सारा कॉम्प्लायंस ठीक तरह से करोगे। क्योंकि आपका कंप्लायंस अगर ठीक तरह से नहीं होगा तो आपका जो कमर्शियल लाइसेंस मिला है, कमर्शियल जो बिजनेस का जो आपको लाइसेंस मिला है, वो कैंसिल हो सकता है। या जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो भी अथॉरिटी से जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिला है, जो भी सर्टिफिकेशन मिला है, वो कैंसिल होने का चांस हो सकता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। इल्लीगल सबलीजिंग। अभी क्या होता है? टेनेंट रेंट्स आउट स्पेस टू थर्ड पार्टी। ये भी ये एक प्रॉब्लम है। कैसे कि सपोज आप एक कमर्शियल ओनर हो, बिजनेस ओनर हो, आप मुझे रेंट पे दिया है। सो मैंने क्या किया? मैंने बोला ठीक है मैं रेंट पे लेता हूँ, तो मेरे साथ आपका एग्रीमेंट हुआ 50,000 का रेंट। अभी मैंने क्या किया? मैंने कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी को दे दिया और उनके साथ मेरा एक एग्रीमेंट हुआ कि चलो पर मंथ में 1 लाख रुपया ले लूँगा। फिर ये हो गया सब लीजिंग हो गया। फिर ये इलीगल सब लीजिंग हो जाता है क्योंकि क्लॉज में नहीं रहता है इसका कि सब लीजिंग आप दे सकते हो। तो अभी क्या होता है? दूसरा जो कंपनी को मैंने दे दिया वो आपको शायद पता भी नहीं है। अभी क्या है कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो इलीगल बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। अभी मैंने क्या मैंने कुछ प्रॉफिट पाने के लिए, मैंने 1 लाख पाने के लिए मेरा 50,000 उसमें आएगा क्योंकि 50,000 आपको देना पड़ेगा, 50,000 मेरे पास रहेगा क्योंकि मैं टोटल 1 लाख रुपीज़ ले रहा हूँ पर मंथ एज ए वो प्रीमिसेस फी या प्रीमिसेस चार्जेस में ले रहा हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है सबलीजिंग का, ये भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कोई सबलीजिंग, इलीगल सबलीजिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोवर्किंग विदाउट परमिशन मतलब कोवर्किंग मतलब कि मैंने एक सपोज 1000 स्क्वायर फीट का एक जगह लिया है, परमिशन, आपके परमिशन से ही मैंने 1000 स्क्वायर फीट का एक जगह एक एग्रीमेंट में मैंने किया है। अभी मैंने 1000 स्क्वायर फीट मुझे सपोज नहीं चाहिए, हो सकता है मुझे इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि मैं 1000 स्क्वायर फीट का मुझे लग रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुद उसमें बिजनेस कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं 100 स्क्वायर फीट में बिजनेस कर रहा हूँ। बाकी जो स्क्वायर फीट है, 900 स्क्वायर फीट है, उसमें मैं और भी 9 जनों को, मैं दूसरे मतलब 9 डिफरेंट कैटेगरी बिजनेस पर्सन को मैंने रेंट पे दे दिया, मैं सबलीजिंग कर दिया। मतलब इसमें क्या हुआ? एक ही प्रीमिसेस में जो मैंने 1000 स्क्वायर फीट लिया था उसमें एक्चुअली 10 बिजनेस चल रहा है इंक्लूडिंग मेरा बिजनेस। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोवर्किंग स्पेसेस हो रहा है। मैं कोवर्किंग स्पेसेस बना लिया। अभी 100 स्क्वायर फीट करके सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक मेरे साथ ही आपका एग्रीमेंट हुआ था, मेरे साथ ही आपका कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन आपका विदाउट योर परमिशन ये मैंने कर दिया, तो ये भी इलीगल होता है। ये नहीं हो सकता है। तो विदाउट योर परमिशन मतलब विदाउट कमर्शियल ओनर परमिशन ऐसे कोवर्किंग स्पेस आप बना नहीं सकते हो, आप कर नहीं सकते हो। अगर कोई करता है तो आप उसको इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए कि आपने क्या परमिशन लिया था मुझसे कि ऐसे आप 1000 स्क्वायर फीट को ऐसे डिवाइड करोगे। आप वो बोल सकते हैं कि देखिए आपको तो 1000 स्क्वायर फीट के जितना भी भाड़ा है मैं तो दे रहा हूँ, नहीं आपको रेंट अब 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपका जो बिजनेस है, मतलब मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसके साथ 9 डिफरेंट बिजनेस हो रहा है और उसका एक्टिविटी आपको पता नहीं है। इसीलिए कोवर्किंग स्पेस अगर कभी भी कोई बोले तो उसमें पहले सोचना है कि ये देना है, परमिशन देना है नहीं देना है, वो पहले आप अच्छे से उसको वेरीफाई कीजिए, अच्छे से उसको सोचिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए। So this is co-working without permission. Next, PG और hostel started secretly, right? क्या करते कोई लोग ऐसे कोई स्पेस कमर्शियल स्पेस ऐसे ले लेते, फिर उसमें क्या करते
ऐसे पीजी स्टार्ट करते हैं। ये हमेशा मतलब कॉमर्शियल ओनर के लिए भी हो सकता है और जो रेसिडेंशियल ओनर है उसके लिए भी हो सकता है। ये पीजी और जो हॉस्टल जो होता है ये लोग क्या करते हैं, सीक्रेटली स्टार्ट कर देते हैं। एक दो तीन फ्लैट ले लिया या दो स्टोरेज या 3 स्टोरेज बिल्डिंग ले लिया, लेके क्या किया, वो बेड एक रूम में 3-4 बेड लेके शेयरिंग करके वो पीजी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक इलीगल होता है और उसमें आपका बिजनेस एक्टिविटी भी पता नहीं चलता क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर। तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पीजी और जो हॉस्टल है उसमें ज़्यादातर इलीगल काम होता है। तो ये सब भी आपको डेफिनेटली मॉनिटर करना है। अदरवाइज लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अननोन ऑक्यूपेंट्स प्लस लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपके पास आएगा और इतना लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएगा जो लॉन्ग टर्म में चलेगा। आपको सारा बर्डन, आपको सारा फोकस उसके ऊपर देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है स्लाइड, एग्रीमेंट नॉट कॉमर्शियल ग्रेड। इसमें इसका मतलब क्या है, एग्रीमेंट नॉट कॉमर्शियल ग्रेड मतलब इसमें बोल रहे हैं कि रेसिडेंशियल फॉर्मेट यूज्ड फॉर कॉमर्शियल यूज, राइट। क्या है कि आपका जो रेसिडेंशियल जो एग्रीमेंट होता है, रेसिडेंट के लिए जो मतलब एक जो रेंट एग्रीमेंट होता है फॉर रेसिडेंट्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और एक कॉमर्शियल पर्पस का एग्रीमेंट पूरा डिफरेंट होता है। ये बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते। तो जो लाइसेंस होता है, लीज जो एग्रीमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि लीज एग्रीमेंट और रेंट नॉर्मल जो डोमेस्टिक रेंट एग्रीमेंट ये पूरा डिफरेंट होता है। तो आप जब लीज एग्रीमेंट बनाओगे या लिव एंड लाइसेंस जो एग्रीमेंट होता है फॉर कॉमर्शियल यूज, ये एग्रीमेंट पूरा डिफरेंट होता है। अभी बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जो सेम फॉर्मेट जो रेसिडेंशियल फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को एग्रीमेंट में करते हैं और बिजनेस पर्पस में वो एग्रीमेंट को कर देते हैं। तो बाद में वो जब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होता है तब कोर्ट उसको मानता नहीं है, कोर्ट उसको वैलिडिटी नहीं देते हैं, कोर्ट उसको वैलिड नहीं करते। तो आप जब भी कोई भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट बनाएंगे तब आपको कॉमर्शियल जो क्लॉजेस है वो क्लॉजेस को आपको मेंशन करना पड़ेगा, वो क्लॉजेस को आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि वो क्लॉजेस अगर नहीं रहेगा तो आप अगर नॉर्मल रेसिडेंशियल जो एग्रीमेंट होता है उसी एग्रीमेंट को अगर बिजनेस पर्पस में आप यूज़ करते हो कॉमर्शियल पर्पस में, तो बाद में क्या होगा, बाद में आप उसको जो इशू होगा, लीगल इशू होगा फॉर कॉमर्शियल डिस्प्यूट, उस कॉमर्शियल डिस्प्यूट में आपका ये वाला जो एग्रीमेंट है रेसिडेंशियल जो एग्रीमेंट जैसे उस टाइप का एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट एक्सेप्टेड नहीं होगा। मिसिंग एस्केलेशन क्लॉज, वीक एग्जिट एंड पेनल्टी टर्म्स, ये एग्रीमेंट में तो होगा ही डेफिनेटली। मैंने जो बोला कि वो जो क्लॉज जो होता है जैसे एस्केलेशन क्लॉज जो होगा वो नहीं रहेगा, क्योंकि रेसिडेंशियल जो एग्रीमेंट है उसमें एस्केलेशन क्लॉज नहीं रहता है, लेकिन कॉमर्शियल जो एग्रीमेंट होता है उसमें आपका एस्केलेशन क्लॉज होता है। अभी आप बोल सकते हो ये सब एस्केलेशन क्लॉज क्या है या एग्जिट क्लॉज क्या है, पेनल्टी टर्म्स क्या है, ये सारा कुछ अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हम लोगों से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हम लोग और भी आपको डिटेल में ये शेयर करेंगे। और कॉमर्शियल एग्रीमेंट का टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट भी आपके साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए आपको अगर लगता है आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद अस, विल हेल्प यू। आपको अच्छी तरह से पूरा हम लोग समझाएंगे कि क्या होता है एक्चुअली कॉमर्शियल एग्रीमेंट और कॉमर्शियल एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको रखने के लिए। सो रिस्क क्या होता है इसमें, वीक लीगल प्रोटेक्शन, मतलब आपका प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन है वो बहुत ही वीक होगा, क्योंकि आपका एग्रीमेंट में है कुछ नहीं। तो आप जब भी कोई फाइट करने जाओगे, कोई बैटल करने जाओगे, लीगल बैटल, तो आप जीत नहीं सकते हो, आपका वीक है, क्योंकि आप क्लॉज में कुछ है ही नहीं, तो आप कुछ भी बोल नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको जो आपका जो केस है वो बहुत ही वीक हो जाएगा और आपका हारने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन एविक्शन, ये भी हो सकता है डिफिकल्टी, क्योंकि टेनेंट रिफ्यूजेस टू वैकेट। बहुत टाइम में होता है कि टेनेंट वैकेट करना नहीं चाहते, बोलेगा कि नहीं मैं तो बहुत दिन से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए आपका फिर एग्रीमेंट का बात आता है। एग्रीमेंट अगर आपका कॉमर्शियल एग्रीमेंट स्ट्रांग हो तो आप इजीली आपका जो कॉमर्शियल स्पेस है, वो आप इजीली आप वैकेट कर सकते हो, एविक्ट कर सकते हो उनको। अगर आपका कॉमर्शियल एग्रीमेंट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका कॉमर्शियल एग्रीमेंट ठीक तरह से नहीं बना है, तो ये जो टेनेंट है वो आपका प्रीमिसेस आप दिया है उसको आप वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं वैकेट करने के लिए, क्योंकि उसको वो प्रीमिसेस अभी उसको जान पहचान हो गया, सारे लोग जान गया, वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट स्ट्रांग होगा, कॉमर्शियल एग्रीमेंट स्ट्रांग होगा, तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा उस क्लॉज से।
सेकेंड पॉइंट, क्लेम्स लॉन्ग टर्म बिजनेस लॉस। वो बोल सकता है कि मेरा तो ऑलरेडी एक गुडविल बन गया यहाँ पर, मेरा ऑलरेडी मैं लॉन्ग टर्म में बिजनेस कर रहा हूँ, लोग यहाँ पर जानते हैं, इसी कंपनी को यहीं पर लोकेशन जानते हैं, अभी मैं अगर चला जाऊँगा इसमें तो मेरा पूरा लॉन्ग टर्म का जब बिजनेस है वो लॉस हो जाएगा, मेरा फेस लॉस हो जाएगा, मेरा बिजनेस का जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगा, बहुत कुछ आपको बोलेगा। लेकिन आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपका एग्रीमेंट अगर स्ट्रांग होगा तो आपको ये सब एक्सक्यूज वो दे नहीं पाएगा, तो वो सारा कुछ आपको वो कमर्शियल एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। कोर्ट केस थ्रेट्स, वो बोल सकता है आपको कि कोर्ट केस का धमकी जो है वो दे सकता है। क्यों, किस लिए दे सकता है? क्योंकि आपका तो एग्रीमेंट ही वीक है। अगर आपका एग्रीमेंट वीक होगा तो वो बोलेंगे कि मैं आपके ऊपर कोर्ट केस करूंगा कि आप फोर्सफुली मुझे उठाना चाह रहे हो, मेरा एक बिजनेस में बिजनेस करके खा रहा हूँ, मैं बिजनेस करके मैं 5 लोगों का मैं पेट भरा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ और आप ही मुझे उठा रहे हो, तो वो थ्रेट देगा उल्टा आपको कोर्ट केस करने के लिए। और आपका एग्रीमेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो आप वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकोगे, फिर वो चलता रहेगा लीगल बैटल, और वो होता है कम से कम 15 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक वो चलता है लीगल बैटल। तो इतना टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सोच समझ के सारा कुछ प्लान करके फिर सारा कुछ वेरीफाई करके फिर किसी को रेंट पे देना है कमर्शियली, अगर आप चाहते हो तो। रिस्क ईयर्स ऑफ लिटिगेशन, जो मैंने बोला कि एक केस के लिए, एक ये जो एविक्शन का केस है 15 से 20 साल लग जाता है कि आपका एक कमर्शियल जो प्रीमिसेस जो आपको रेंट लिया है उसको उठाने के लिए, अगर ठीक तरह से आपका एग्रीमेंट सही नहीं है, आपका एग्रीमेंट वीक है, तो ईयर्स ऑफ लिटिगेशन 20 ईयर्स से 30 ईयर्स तक लग जाएगा आपको एक केस सॉल्व करने में, एक पर्सन को, एक कंपनी को उठाने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी डैमेज एंड अल्टरेशंस। राइट, क्या होता है कमर्शियल जो प्रॉपर्टी, कमर्शियल जो प्रीमिसेस होता है, वो कमर्शियल प्रीमिसेस बहुत सारे लोग ले लेते हैं। पहले लेने के बाद क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं विदाउट योर अप्रूवल। मतलब आपको पता ही नहीं होता, आपका कोई परमिशन नहीं लिया, उसको लगा कि नहीं आज यहाँ पर उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया, बोला कि मैंने रेस्टोरेंट के ले लिया। अभी रेस्टोरेंट जब बनाया उसको लगा कि नहीं यहाँ पर ना ये किचन का यहाँ पर नहीं है, दूसरी जगह में शिफ्ट करूँ। तो क्या किया, वो स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा है। मतलब जहाँ पर किचन था उसको लगा कि नहीं यहाँ पर किचन रखने से मेरा कस्टमर कम आ रहा है, कस्टमर को ठीक तरह से मैं एकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो किचन को मैं पीछे लेके जाता हूँ। तो ये सब जब करेंगे ना तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है, क्योंकि किचन एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन से में जा रहा है, और ये सब होता है विदाउट योर अप्रूवल। अगर होता है तो फिर ये इलीगल हो जाता है। और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जब हो जाएगा तब फिर से आपका सिविल लिटिगेशन, सिविल पे बहुत सारे लिटिगेशन हो सकता है, आपका सिविल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। और इसमें क्या होगा, इसमें फिर से आपका म्यूनिसिपल का जो अथॉरिटी है उसमें से आपको नोटिस आएगा कि आप किसके परमिशन से आपका किचन इधर से उधर गया, क्योंकि आपका पॉल्यूशन, आपका जो भी है फायर का जो भी लाइसेंस, सारा कुछ आपका डायरेक्शन वाइज मिलता है। तो इसको हमेशा याद रखना कि किचन का जो भी है, सपोज रेस्टोरेंट का जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किचन जैसे है ऐसे ही रखना है। कोई अगर बोले कि किचन का डायरेक्शन चेंज करना है तो आप बोलोगे कि नहीं, ऐसे डायरेक्शन में मेरा परमिशन है, मुझे ऐसे डायरेक्शन में मुझे करना है, क्योंकि उसमें सारा कुछ फिर चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग डैमेजेस, ये भी हो सकता है। वो क्या आपके सपोज हो सकता है वो एक रेस्टोरेंट किया या कुछ एक दूसरा कुछ बिजनेस किया जिसमें आपका जितना भी वाट कैपेसिटी है, आपका परमिशन है, उससे ज़्यादा वाट कैपेसिटी यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका वो शॉप में सपोज 2 AC लगाने का आपके परमिशन है, कमर्शियल परमिशन है, 2 AC आप लगा सकते हो। अभी वो 4 AC लगाया, हाँ, या 5 AC लगाया, या बहुत सारे लाइट्स लगाया, जो इतना लाइट लगाने का उतना वाट आपके परमिशन नहीं है आपके इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से, लेकिन वो खुद बनाया विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर अप्रूवल, तो फिर से वो डैमेज में चला जाएगा, आपका कनेक्शन कट जाएगा, या आपका जो बिल आएगा वो बिल का जो एवरेज जो ये है बिल है बहुत बढ़ जाएगा, और इसमें वाट भी चेंज हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है वो आएगा इंस्पेक्शन करने के लिए, और जब देखेगा कि आप ज़्यादा वाट यूज़ कर रहे हो तो आपका कनेक्शन वो कट कर सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। और इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का भी बहुत सारा चेंजेस, जैसे मैंने बोला कि जब अगर सपोज कोई अगर किचन या टॉयलेट इधर उधर चेंज करने वाला जाएगा तो प्लम्बिंग का वो प्रॉब्लम आएगा, डैमेजेस होगा, और फिर वो सारा कुछ प्रॉब्लम फिर आपको आना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, फायर सेफ्टी नॉर्म्स वायलेटेड। डेफिनेटली
जब बिजनेस कर रहे हैं, फिर से मैं आ रहा हूँ वही सेम एग्जांपल लेके, सपोज कोई रेस्टोरेंट किया तो उसमें फायर लाइसेंस मस्ट होता है। अभी सपोज वो रेस्टोरेंट कर रहे हैं लेकिन वो फायर लाइसेंस नहीं लिया, अभी फायर लाइसेंस नहीं लिया, कल उसके गैस से कमर्शियल वो गैस यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, आग लग गया, तो फिर वो फायर लाइसेंस अगर नहीं होगा तो फिर आपके प्रीमिसेस के ऊपर वो प्रॉब्लम हो जाएगा और प्रीमिसेस इवन सील भी हो सकता है। इतना लीगल एक कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। फिर वो सब देखना पड़ेगा कि वो सचमुच वो फायर लाइसेंस ले रहे कि नहीं ले रहे, वो पोल्यूशन लाइसेंस ले रहे नहीं ले रहे, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसका ट्रेड लाइसेंस सही है नहीं सही है, उसका म्यूनिसिपल से, लोकल म्यूनिसिपल से जो लाइसेंस लेना चाहिए, जो डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए वो ठीक तरह से कर रहे नहीं कर रहे, ये सारा कुछ करने के बाद ही आप उनको रेंट पे दो। इसमें रिस्क क्या है? हेवी रिपेयर कॉस्ट प्लस सेफ्टी रिस्क। यस, क्योंकि उसके एक गलती से उसका आपका तो दुकान, आपका तो प्रीमिसेस जाएगा ही, प्लस आपके आसपास में जितना भी आपका शॉप है या जितना भी प्रीमिसेस और भी कमर्शियल प्लेसेस, कमर्शियल स्पेस होगा, उसके ऊपर भी वो इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। सो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जो कॉस्ट, हेवी कॉस्ट आएगा, आपको भी ठीक करना है, आपको भी रिपेयर करवाना है और उनको भी रिपेयर करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा आसपास वालों को। आसपास का जो भी शॉप्स वगैरह है, जो भी कमर्शियल स्पेस है, उसका जो भी डैमेज होगा उसके लिए भी आपको ही वही डैमेज का जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, फायर सेफ्टी लाइसेंस वैल्यूएशंस। मैंने बोला नो फायर एनओसी, तो फायर डिपार्टमेंट से पहले एनओसी लेना पड़ता है। जैसे कोई भी फूड बिजनेस करे या कोई मैरिज सेरेमनी करे, मैरिज सेरेमनी का कोई बिजनेस करे, फूड बिजनेस करे या कुछ भी बिजनेस, जो बिजनेस में फायर रिलेटेड कुछ आता है, उसमें आपको फायर डिपार्टमेंट से अगर एनओसी नहीं मिलता है, अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो वो बिजनेस नहीं कर पाता है। अगर वो विदाउट एनओसी अगर बिजनेस कर रहे हैं और कल अगर उसमें इंस्पेक्शन में आ जाता है और देखता है कि नहीं, इसमें एनओसी नहीं है इस प्रीमिसेस में, तो उसका तो बिजनेस तो ऐसे ही बंद कर देगा और आपका जो कमर्शियल लाइसेंस है वो लाइसेंस भी वो सीज कर देंगे, वो कैंसिल कर सकता है। तो इसीलिए आपको जब कोई किसी ऐसे फूड वगैरह ऐसे बिजनेस करेंगे तो देखना पड़ेगा उसको ऐसे फायर एनओसी, फायर लाइसेंस का एनओसी है या नहीं उसके पास। अगर फायर लाइसेंस का एनओसी है तो डन, ठीक है। अगर नहीं है तो आप पहले बोलो कि आप फायर लाइसेंस का एनओसी आप लेके आओ। अगर एनओसी जब मिलेगा तब मैं आपको परमिशन दूंगा बिजनेस करने के लिए। सेकंड, एक्सपर्ट ट्रेड लाइसेंस, मतलब उसका जो ट्रेड लाइसेंस होता है, सपोज कमर्शियल के लिए कभी 1 साल का ट्रेड लाइसेंस होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, जो भी होता है, टेन्योर के हिसाब से ट्रेड लाइसेंस मिलता है, या एक्टिविटी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर ट्रेड लाइसेंस मिलते हैं, कौन सा ट्रेड का बिजनेस कर रहे हैं। कोई बिजनेस के लिए 1 साल के लिए देते हैं, फिर रिन्यू करना पड़ता है। कोई बिजनेस ऐसे भी होता है जो 3 साल के लिए देते हैं, 2 साल के लिए देते हैं, उसके बाद फिर रिन्यू करना पड़ता है। अभी जो भी ट्रेड लाइसेंस उनका होता है वो 3 साल, 2 साल, 1 साल के बाद अगर जब एक्सपायर हो जाता है उसके बाद फिर से वो ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक्सपायर हो गया ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद मतलब एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसका बिजनेस अभी बंद है, अभी स्टॉप है, टेम्पोररी स्टॉप है। तो उसी टाइम में अगर वो अगर ट्रेड लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाता है, मतलब वो जो बिजनेस कर रहा है वो एक्चुअली इलीगल है, इलीगल ट्रेड कर रहा है। तो उसको आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि उसका जो ट्रेड लाइसेंस है वो एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। अगर इनएक्टिव है तो आप उनको पहले बोलिए कि पहले आप ट्रेड लाइसेंस को रिन्यू कीजिए, एक्टिव कीजिए, फिर से बिजनेस स्टार्ट कीजिए, तब तक बिजनेस को आप रोक के रखिए। नेक्स्ट, सेफ्टी इक्विपमेंट मिसिंग। यस, सेफ्टी इक्विपमेंट मैक्सिमम जगह पे मिसिंग होता है। जैसे आपको मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि सेफ्टी इक्विपमेंट मिसिंग के वजह से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कोई अगर रेस्टोरेंट, फिर से रेस्टोरेंट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रेस्टोरेंट में अगर आपका सेफ्टी इक्विपमेंट जो होता है, लाइक आपका जो फायर का जो आपका जो फायर टैंक होता है या फायर सेफ्टी टैंक जो होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे आपका सेफ्टी मेजर होता है, वो अगर फॉलो नहीं करते, वो सब कंप्लेंट्स अगर नहीं देखते हैं, तो डेफिनेटली आपका वो लीगल कंप्लेंट्स हो जाएगा। क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट, जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, वो सेफ्टी इक्विपमेंट आपको लगाना है। सेफ्टी इक्विपमेंट, बहुत तरह का सेफ्टी इक्विपमेंट होता है। वो सेफ्टी इक्विपमेंट सेफ्टी जो आपका फायर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट से इशू होता है और वो डिपार्टमेंट भी बोल देते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। वो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डिफरेंट टाइप का वो सिलेंडर लगाना पड़ता है, आपको भी पता है शायद। तो ये सब अगर नहीं करते, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, एज पर द रूल, एज पर देयर रूल, एज पर देयर फायर रूल, अगर नहीं करते तो फिर ये आपका ही लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएगा। सो इसमें रिस्क क्या होता है? सीलिंग ऑफ प्रीमिसेस, डेफिनेटली सील हो सकता है आपका प्रीमिसेस। नेक्स्ट, नो रिकॉर्ड ऑफ पास्ट कमर्शियल टेनेंट्स। यस, अगर आप
अगर ये बिज़नेस ठीक तरह से अगर सिस्टमाइज़ आप नहीं कर रहे हो, आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप ठीक तरह से इसको मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम होगा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो आपका कल अगर कोई आके अगर पास्ट प्रीवियस कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आर्काइव में डॉक्यूमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे आप आर्काइव में डॉक्यूमेंट रखोगे, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। उसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग का रेट चेक का 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन जो है, उसमें आप इजीली डॉक्यूमेंट को आप रख सकते हो। और ये आप जितना दिन आप बिजनेस को ऐसे प्रीमिसेस को रेंट पे आप दोगे, आप इसको हमेशा के लिए रख सकते हैं। और जब भी आप देखना चाहते हैं, आप इजीली उसको फेच करके आप देख सकते हो। ओल्ड एग्रीमेंट लॉस्ट हो सकता है, फिजिकल जो एग्रीमेंट है वो आपका कहीं गुम गया, कहीं खो गया, लेकिन आपके पास अगर डिजिटल अगर ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अब जैसे हम लोग का जैसे प्लेटफॉर्म है रेट चेक का, जैसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में आपका सारा रिकॉर्ड, सारा एग्रीमेंट का रिकॉर्ड रहेगा। जितना भी आपके बिजनेस जो टेनेंट जो बिजनेस किया है आपके साथ या एग्रीमेंट किया है, सारे एग्रीमेंट उसमें सेव रहता है। और आप जब चाहोगे, जब आपको लगेगा कि वो एग्रीमेंट चाहिए आपको, आप वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ या एक्सेल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको, तो इजीली उसको आपको मिलेगा उस डॉक्यूमेंट को। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप रेट चेक का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप इजीली यूज़ करो, तो इजीली आप ये सारा जो आपको जो चैलेंजेस अभी बोल रहा हूँ, ये चैलेंजेस इजीली सॉल्व हो सकता है। मैं फिर से आऊँगा ये सॉल्यूशन के लिए। मैंने बोला कि मैं आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन बताऊंगा, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा। तो सॉल्यूशन के तरफ आ रहे हैं। सो नेक्स्ट, पुलिस और अथॉरिटी आस्क हिस्ट्री। तो डेफिनेटली जब पुलिस और अथॉरिटी कोई पूछेगा पास्ट के, आपका पास्ट में ये जो बिजनेस कर रहा था 4 साल के पहले या 3 साल पहले, ये बिजनेस क्या बिजनेस था, उनका क्या था, कौन ओनर था, कौन कौन ओनर था, क्या कर रहे थे, बिजनेस एक्टिविटी क्या था, उनका कितना कस्टमर बेस था, क्या ये था, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे? तो आप कुछ भी बोल नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली आप जब पुलिस या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई क्वेश्चन करेंगे, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होगा अनटिल अनलेस आपके पास डॉक्यूमेंट सेव हो। तो इसीलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, रेट चेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये सारा रिकॉर्ड आपको सेव होगा। अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आके अगर पूछे कि आपका 3 साल पहले तो ये कंपनी आपका प्रीमिसेस में बिजनेस कर रहा था, तो इसका क्या बिजनेस एक्टिविटी था, तब आप देख के तुरंत 1 मिनट में आप देख के या 30 सेकेंड में आप देख के बोल सकते हैं कि इसका एक्टिविटी ये था, ये इतना दिन मेरे प्रीमिसेस में बिजनेस किया, उसके बाद यहाँ से चला गया, उसका जीएसटी नंबर ये था, उसका सारा डिटेल्स ये है, उसका कंपनी ओनर ये था। आपके पास पूरा पिक्चर रहेगा और वो आप शेयर कर पाओगे। वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या पुलिस है, उसको आप हेल्प कर पाएंगे, कोऑपरेशन कर पाएंगे आप। सो इसमें रिस्क क्या है? कंप्लायंस फेलियर। तो डेफिनेटली कंप्लायंस फेलियर होगा। नेक्स्ट, ब्रोकर डिपेंडेंसी विदाउट कंट्रोल। ब्रोकर डिपेंडेंसी आपको पता ही है कि जो ब्रोकर होता है, जो आपका कमर्शियल जो ब्रोकर होता है, वो क्या करते हैं, वो जो डील है वो डील क्लोज होने के बाद वो डिसअपियर हो जाता है, उसको मिलता नहीं है। फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपको अकेले संभालना पड़ता है। फिर आप उनको फ़ोन करके बुलाते हो या कुछ ऐसे कम्युनिकेशन करते हो तो वो इंटरटेन नहीं करते। वो बोलते हैं कि मुझे तो पता नहीं था, मैंने बिज़नेस आपको दिया है, मैंने आपको एक कस्टमर ढूंढ के दिया था, आपको मिल गया, मुझे मेरा कमीशन मिल गया, बस बात ख़त्म। नो पोस्ट पोजीशन सपोर्ट। कोई मतलब पोजीशन उसको मिलने के बाद अगर वो कस्टमर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो टेनेंट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ब्रोकर उसको एंटरटेन नहीं करता है। वो क्लाइंट को, मतलब जो लैंडलॉर्ड है, ओनर है, कमर्शियल ओनर, उसको हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट, ओनर एलोन फेसेस डिस्प्यूट। यस, ओनर को अकेले ही जितना भी डिस्प्यूट होता है, जितना भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, वो अकेले ही उनको फेस करना पड़ता है। तब जाके वो ब्रोकर आके उसके साथ सपोर्ट नहीं देते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता है। सो नेक्स्ट, लीगल नॉलेज गैप। यस, जो कमर्शियल जो भी बिज़नेस करते हैं, कमर्शियल जो स्पेस रेंट पे देते हैं, उनका भी बिज़नेस बहुत सारे हो सकते हैं कि उनका इतना लीगल नॉलेज है नहीं, उनको पता नहीं कि कमर्शियल टेनेंसी लॉ क्या है। कमर्शियल टेनेंसी लॉ एक बहुत बड़ा, एक वास्ट एरिया है, उसको जानने के लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि इतना कुछ आपको जानने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, रेट चेक सर्विसेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करते हैं या हम लोग के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको ये जो पार्ट है कमर्शियल
कमर्शियल टेनेंसी लॉ जो है वो हमारा पार्ट हो जाएगा, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। तब हम लोग आपको शेयर करेंगे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सो डूज एंड डोंट्स हम बताएंगे आपको कुछ इसमें नहीं करना है और आपको इसके बारे में उतना बर्डन भी नहीं लेना है। नहीं तो आपको सारा लॉज जो भी कमर्शियल टेनेंसी लॉ है सारा कुछ आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज आपका बिजनेस, आपका जो प्रीमिसेस है वो कहीं भी सील्ड हो सकता है। लॉक इन एंड एग्जिट क्लॉज मिसअंडरस्टूड, डेफिनेटली कितना लॉक इन पीरियड होता है, एक लॉक इन पीरियड होता है, कोई भी कमर्शियल स्पेस का एक लॉक इन पीरियड होता है, 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड होता है, 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। वो लॉक इन पीरियड क्या है, क्या एक्चुअली क्या है लॉक इन पीरियड, वो पता करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर मैं ये सब सारा कुछ डिस्कस करूँगा तो वीडियो और भी बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि आप लोगों को अगर ये सब कुछ जानना है कि लॉक इन एंड एग्जिट क्लॉजेस क्या है, क्या होता है और इसमें क्या कहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो ये सारा कुछ जानने के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि आप लोग हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हम लोग जो हेल्पलाइन है उसमें फ़ोन कर सकते हैं, तो हम लोग आपको क्लियरली बताएंगे। और जो क्लॉजेस रहेगा उसमें वो जो लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड उसमें मेंशन कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, कितना महीने के लिए करना चाहिए, कितने महीने उसको लॉकिंग पीरियड रखना है, वो सारा डिटेल्स हम लोग बता सकते हैं आपको। नोटिस पीरियड मिस्टेक्स, यस, नोटिस पीरियड अगर एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड ही दिया नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो उसमें फिर वो प्रॉब्लम होगा कि वो बोलेगा कि आपका जो प्रीमाइसेस है वो प्रीमाइसेस को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसको बिजनेस कर रहे इस जगह को नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्योंकि नोटिस पीरियड ठीक तरह से मेंशन ही नहीं किया है और नोटिस पीरियड मेंशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें रिस्क क्या है, अगेन ओनर बिकम्स वीक पार्टी, डेफिनेटली। अब अगर कल कुछ लीगल बैटल होता है तो ओनर डेफिनेटली एक वीक पार्टी बन जाएगा। ब्रांड रेपुटेशन रिस्क, ब्रांड रेपुटेशन रिस्क में क्या होता है, टेनेंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड और क्राइम, डेफिनेटली अगर कोई फ्रॉड और क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो आपका जो प्रीमिसेस है उसमें बैड रेपुटेशन आएगा, उसमें आपका फेस लॉस होगा, आपका बिजनेस का प्रीमिसेस लॉस होगा। लोग बोलेंगे नहीं उस बिल्डिंग में कुछ होता है, उस बिल्डिंग में कुछ होता है, उस बिल्डिंग में ऐसे ऐसे टेनेंट देते हैं, ऐसे ऐसे कंपनी को देते हैं जो कंपनी फ्रॉड है, तो उसी बिल्डिंग में लेना ही नहीं है। तो बिल्डिंग के ऊपर क्या होता है, तब कंपनी छोड़ के आपके बिल्डिंग के इमेज खराब हो जाता है। तो ऐसे 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 लोगों को आप मत रखिए, मत ऐसे लोगों को एंटरटेन कीजिए जो आपका प्रीमिसेस का इमेज को खराब कर रहा है, क्योंकि लोग कल आपको बोलेगा कि उस बिल्डिंग में जितना भी कंपनी है वो सारे कंपनी फ्रॉड है, क्योंकि देखेगा कि पुलिस आ रहा है, कुछ इंस्पेक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो आपका ही प्रीमिसेस का नाम खराब होगा और बाद में कोई अच्छा कंपनी भी आप नहीं लेके आ पाओगे, क्योंकि वो कंपनी बोलेंगे नहीं भाई आपका बिल्डिंग नहीं ले सकते, आपका बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लेने के बाद। तो डेफिनेटली आपका बिल्डिंग का क्या होगा, एक दिन देखेंगे कि आपके बिल्डिंग पूरा खाली है, कोई आपको कस्टमर नहीं मिल रहा है या कोई टेनेंट नहीं मिल रहा है। मीडिया कवरेज मेंशंस प्रॉपर्टी लोकेशंस, डेफिनेटली क्या होगा, कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी क्राइम होता है, टेनेंट क्राइम किया, आप कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं जानते, आप इनोसेंट है, आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन मीडिया जब आएगा, मीडिया वो सिर्फ कंपनी को दिखाता नहीं है, मीडिया बोल देते हैं कि ये बिल्डिंग में हुआ है, ये बिल्डिंग में ऐसे प्रॉब्लम हुआ, और वो बिल्डिंग आपका है, तो फिर आपका भी नाम आ जाएगा, लेकिन आप उसमें कुछ इन्वॉल्व ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कुछ, और आपका उसमें कुछ सचमुच आपका रोल ही नहीं है उसमें, लेकिन मीडिया दिखाएगा कि इस बिल्डिंग में ऐसे कुछ हुआ है, ऐसे कुछ हुआ है, और इसी बिल्डिंग में ये कंपनी था, मतलब उसी बिल्डिंग में वो जो कंपनी था उस कंपनी का तो नाम खराब हुआ है, वो तो आया ही था खराब करने के लिए, लेकिन आपका जो बिल्डिंग था वो बिल्डिंग का भी नाम एकदम खराब हो जाएगा इस मीडिया के वजह से, क्योंकि मीडिया हमेशा बिल्डिंग का भी पिक्चर दिखाता है, लोकेशन दिखाता है, और आप जब नया कोई टेनेंट जब जाएगा आपके बिजनेस में, मतलब बिजनेस करने के लिए, प्रीमिसेस रेंट पे लेने के लिए, वो तब सोचेगा कि इसमें तो मैंने टीवी में देखा था, मीडिया में देखा था, इसका नाम तो, इस बिल्डिंग का तो ऐसे ऐसे चलता है, प्रॉब्लम चलता है, नहीं मैं इसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि कोई भी लिटिगेशन या कोई भी ऐसे बैड रेपुटेशन में वो घुसना नहीं चाहते हैं जिस बिल्डिंग में ऐसे रेपुटेशन खराब हो। सो नेबर्स कंप्लेन, डेफिनेटली कुछ खराब एक्टिविटी हो रहा है, रॉन्ग एक्टिविटी हो रहा है, तो आसपास का जो भी नेबर्स कंपनी है, नेबर्स कमर्शियल स्पेस है, वो आपको कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए भाई आप जिसको टेनेंट को दिए हैं कमर्शियल पर्पस में, वो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो ठीक तरह से कंप्लेंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, हर दिन हम लोग को परेशान करते हैं, बहुत सारे कंप्लेन आपके पास आ सकता है थ्रू नेबर्स कंपनी या थ्रू नेबर्स अदर्स पर्सन से, तो ये भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सो इसमें रिस्क क्या है, लॉन्ग टर्म रेपुटेशन डैमेज, जो मैंने बोला कि आपका रेपुटेशन इतना डैमेज हो जाएगा कि आपको फर्दर
किसी भी तरह से आपको एक भी रेंट नहीं मिलेगा, एक भी कमर्शियल रेंट अच्छा नहीं मिलेगा, तब आपका पूरा बिल्डिंग खाली पड़ जाएगा। सो नेक्स्ट होता है वैकेट प्रॉपर्टी ड्यू टू ट्रस्ट इशू। यस, सो क्या होता है कि इतना कुछ होने के बाद क्या होगा, फियर ऑफ रॉन्ग टेनेंट। आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो फिर मैं किसी को दूंगा, मैं किसके ऊपर भरोसा करूंगा, मुझे तो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो इस फियर में आप किसी टेनेंट को एंटरटेन कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं तो कौन सा टेनेंट सही है, कौन सा टेनेंट सही नहीं है, कैसे आप दोगे। आपको पता ही नहीं कि कल आके क्या करेंगे, कल आके ये टेनेंट क्या करेंगे, तो आपको एक फियर हो जाएगा। तो फियर ऑफ रॉन्ग टेनेंट, आपको हमेशा लगेगा कि ये टेनेंट कुछ ना कुछ गलती करेगा। सेकेंड, फियर ऑफ लिटिगेशन, आपको लगेगा कि ये अगर मेरे प्रीमिसेस लेता है और कल अगर कुछ लिटिगेशन होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मुझे फेस करना पड़ेगा, मुझे वो लिटिगेशन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा तब। ये सोच के आप फिर वो रेंट दे नहीं पाते हो। थर्ड, नेबर्स कंप्लेंट डेफिनेटली। सो इसमें क्या होता है, आपका रेवेन्यू लॉस होता है। रेवेन्यू क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका जो फियर है, उस फियर की वजह से आप किसी को रेंट नहीं दे पा रहे हो, और आप जब रेंट नहीं दे पा रहे हो तो आपका जो स्पेस है वो खाली जा रहा है, मतलब आपका रेवेन्यू, जो एक्चुअल जो रेवेन्यू आ सकता था, वो रेवेन्यू आपका लॉस होता जा रहा है, रेवेन्यू आपको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए इतना कुछ जो मैंने प्रॉब्लम अभी बताया, इतना प्रॉब्लम बताया, इसका जस्ट एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड 4 स्टेप स्मार्ट सॉल्यूशन इन सिंगल क्लिक। क्या है, आप लोग रेट चेक का जो सर्विसेज है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप चूज कर सकते हैं। चूज करके आप ये अगर 4 स्टेप को अगर ठीक तरह से फॉलो करते हैं, प्रॉपर्टी लिस्टिंग, टेनेंट वेरिफिकेशन, रेंट एग्रीमेंट एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये 4 स्टेप अगर आपको फॉलो करना है ठीक तरह से, अगर हम लोगों के पोर्टल में, मतलब रेट चेक सर्विसेज के पोर्टल में अगर जाके ये अगर आप ठीक तरह से सारा कुछ मेंटेन करते, तो आपके इतना सारा जो 14-15 मैंने अभी चैलेंजेस बताया, प्रॉब्लम बताया, ये एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग, हम लोग जब आपका प्रॉपर्टी लिस्टिंग करेंगे, हम लोग ऑलरेडी आपका जो बिल्डिंग है प्रीमाइसेस से वेरीफाई करके, आपको वेरीफाई सर्टिफिकेशन करके पहले प्रीमाइसेस देंगे। तो पहले से ट्रस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि लोग जब देखेंगे कि हाँ ये जो ऑनलाइन में दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी वेरीफाइड प्रॉपर्टी बोल के दिखा रहा है, वेरीफाइड प्रॉपर्टी बोल के जब मेंशन रहेगा, तो कोई भी कंपनी आपका जो बिल्डिंग है, आपका जो प्रीमाइसेस है, वो लेने के लिए रेडी हो जाएगा, वो सोचेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। नेक्स्ट, टेनेंट वेरिफिकेशन। जितना भी मैंने बोला कि कमर्शियल जितना भी कंपनी है, जितना भी कमर्शियल जो भी कंपनी हो, शॉप्स हो या जो भी हो, फार्म हो, कुछ भी हो, LLP हो, पार्टनरशिप फार्म हो, प्रॉपर्टीशिप फार्म हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, जो भी हो, उसको साथ जितना भी कंपनी हो सबका वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। जो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट जो चेक्स है, वो इंपॉर्टेंट चेक्स आपको करके रिपोर्ट पूरा आपके सामने होगा कि ये है, उसमें जो भी है, GST से लेके उसका कंपनी का पैन कार्ड लेके, उसका ट्रेड लाइसेंस लेके, उसका कंपनी का ओनर का खुद का वेरिफिकेशन लेके, जितना भी हो सारा कुछ वेरीफाई करके हम लोग जब बोलेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये टेनेंट सही है, आप इसको रेंट पे आप दे सकते हो, तब आप इजीली उनको दे सकते हो, क्योंकि वो सारा कुछ वेरीफाई होगा। और ये वेरिफिकेशन का जो टाइम लिमिट है, बहुत कम टाइम में ये हो जाएगा। ऐसा नहीं इसको करने के लिए 1 महीने 2 महीने लग जाएगा, नहीं, इसको करने के लिए हम लोग के पास जस्ट 4 से 5 दिन, 6 दिन या मैक्सिमम 1 वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास पूरा रिपोर्ट आपके पास होगा, वो ऑनलाइन रिपोर्ट होगा, जो आप एक एट ए ग्लांस देख सकते हैं कि एग्जैक्टली टेनेंट का क्या स्ट्रक्चर है। तो सारा कुछ आपको मिलेगा, उसके बाद आप पीसफुली आप रेंट दे सकते हैं। नंबर 3, रेंट एग्रीमेंट। जो मैंने बोला कि कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट डिफरेंट होता है रेसिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट से। तो जो कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट है, वो कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट हम लोग जनरेट करके आपको देंगे। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्लॉज हम लोग बना के देंगे। उसमें सारा लॉक इन पीरियड, एग्जिट पीरियड, जो पेनल्टी, नोटिस पीरियड, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन दैट एग्रीमेंट। सो आपको एग्रीमेंट में कुछ भी आपको सोचना नहीं है, सिर्फ आप बता देंगे कि कितना स्क्वायर फीट का आप दे रहे हो जगह, कितना आपका या आपका नाम किस, आपका पूरा डिटेल्स, और आप जिसको दे रहे हो उसका डिटेल्स अगर मुझे हम लोग को मिल जाएगा, तो आपको पूरा फॉर्मेट देके उसको रजिस्टर करके डिजिटली स्टैम्प करके आपको वो रेंट एग्रीमेंट आपको हम लोग डिलीवर कर देंगे विद इन 2 डेज, विद इन 1 डे और 2 डेज। इतना इजी है। तो इसीलिए हम लोग इस काम में एक्सपर्ट हैं। तो आप लोग प्लीज़, मैं बोलूँगा कि आप लोग इतना बर्डन नहीं लेके, इतना चैलेंजेस जो है, इतना चैलेंजेस को आप लोग
साइड पे रखिए और सिर्फ अगर ये वाला एप्लीकेशन आप फॉलो करते, ये वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉलो करते तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। फोर्थ पॉइंट में आते हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। तो मैंने बोला कि जब आपका जो प्रीमिसेस है, वो प्रीमिसेस में सपोज 100 कंपनीज है, तो 100 कंपनीज का एक डैशबोर्ड आपको पूरा दिखाई देगा कि 100 कंपनी में कौन सा कंपनी का जीएसटी क्या है, जीएसटी एक्टिव है नहीं है, ट्रेड लाइसेंस एक्टिव है नहीं है, कौन सा कंपनी पेमेंट कर रहे हैं, कौन सा कंपनी पेमेंट पेंडिंग है, कौन सा कंपनी का नोटिस पीरियड आ गया है, कौन सा कंपनी का रिन्यूअल पीरियड आ गया है, कौन सा कंपनी का रिन्यू करना है, कितना परसेंटेज हाइक करना है, सारा डिटेल्स आपको इस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टैब में सारा कुछ आ जाएगा एट ए ग्लांस। आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट टाइम जब मतलब आज से 5 साल 10 साल के बाद फिर कोई एक रेंट एग्रीमेंट बनाया और तब आपको ये वाला आज के डेट का कोई रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप फेच कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से, इस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से। तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं हो रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्टोरेज में रहेगा, स्टोर होते जाएगा और आपको जब चाहेगा आप फेच कर सकते हैं। अभी कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आके अगर बोलेंगे कि मुझे इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सिर्फ डिजिटली उसको दे दीजिए फ़ोन कि ये इसका इन्फॉर्मेशन ये है, आप देख लीजिए इस एप्लीकेशन में सारा कुछ उसका डिटेल से। तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा और आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा। आपका दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। आप अपने डेवलपमेंट के लिए, आपके और भी बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए आप टाइम दे पाएंगे। आप इसमें इतना लिटिगेशन में आपको फिर जाना ही नहीं है, इतना चैलेंजेस को सोच के आपको टाइम वेस्ट भी करना नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मैं बोलूँगा कि जितना भी हो आप इसमें इमीडिएट आप कांटेक्ट कीजिए। आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस और भी है आपका, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, आप लोग मेल कर सकते हैं, आप लोग हम लोगों के साथ आपका जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। तो हम लोग आपको जितना सपोर्ट देना है वो सपोर्ट हम लोग देंगे। सो दिस इज़ द थिंग। मुझे लगता है कि ऑलरेडी मैंने क्लियर कर चुका हूँ। तो वंस अगेन कि आपको मैं आप लोगों को फिर से थैंक यू कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप लोगों को शायद क्लियर हो गया। और आप लोगों को जो चैलेंजेस, जितना भी चैलेंजेस बोला है उसका एक ही सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन जो मैंने बोला, इस सॉल्यूशन में, इसमें आपको सारा सॉल्यूशन, जितना भी प्रॉब्लम है इसमें पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये बोल के आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।